नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। काफ़ी क्वेरीज इस पे काफ़ी दिनों से हैं और ये स्टॉक ऊपर गया था 2200 के आसपास और वहाँ से एक बड़ी गिरावट हमको देखने को मिल चुकी है। 200 रुपये की गिरावट रिलायंस जैसे स्टॉक के लिए एक बड़ी गिरावट है, क्योंकि यहाँ से हमको वापस 2200 का लेवल टच करने के लिए क्लोज टू 10% का मोमेंटम चाहिए होगा। ठीक है, ये गिरावट क्यों आ रही हो उसको हम अगर पीछे जाकर चेक करें तो हमको एक चीज़ पता चलेगी कि यहाँ पर जो मोमेंटम हमको दिखाई दिया था इसमें वही बाजार की ताकत दिखाई दे रही थी। रिलायंस के इंडिविजुअल स्टॉक की यहाँ पर हमारे पास मतलब ऐसा कोई रीज़न नहीं था कि ये स्टॉक इतना बढ़िया मोमेंटम दिखा जाए। मतलब आप ये समझ गए कि बाजार में जो मोमेंटम आया उसका फ़ायदा रिलायंस ने उठाया। ये जो गिरावट आई थी रिजल्ट के बाद से, उसके बाद रिलायंस का स्टॉक एडजस्ट किया है। ठीक, अब आपको अगर याद हो तो रिलायंस का जो रिजल्ट आया था वो बहुत अच्छा नहीं आया था। 1 मिनट में चार्ट को इधर करके आपको दिखाता हूँ और इसी कारण आप यहाँ पर देख सकते हो कि बाजार में गिरावट तो थी, ऐसा नहीं बाजार नहीं गिरी। इस दिन बाजार नहीं गिरी थी और आप देखिए कि स्टॉक अचानक से गिरा था। रिजल्ट से पहले, रिजल्ट आ जाने के बाद अचानक से गिरावट आई थी। ठीक है, और फिर स्टॉक वहीं पर स्टेबल रहा था 1 2 3 4 दिन, ऊपर के लेवल पे भी वहीं अटक रहा था और फिर एक बढ़िया मोमेंटम हमको देखने को मिला था जब बाजार ऊपर अपसाइड का मोमेंटम दी थी। अभी बाजार भी गिर रही है, रिलायंस का स्टॉक भी गिर रहा है, लेकिन क्या यहाँ पर हमारे लिए ये स्टॉक लेने के लिए मतलब काबिलियत रखता है कि हम इसको अपने पोर्टफोलियो में डालें? तो उसको हम 2 तरीके से आपको समझाएंगे। पहली चीज़ कि रिलायंस जैसा स्टॉक ऐसा ब्लू चिप स्टॉक है कि भाई साहब आप उसको किसी भी रेट पे खरीद के कुछ दिन के लिए भूल जाइए। कुछ दिन का मतलब मैं यहाँ कम से कम 3 से 5 साल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यही शेयर मार्केट की नॉर्मल वैल्यू कैलकुलेट करके हमको देता है कि हमको कम से कम 3 से 5 साल का वेट करना चाहिए किसी भी अच्छे स्टॉक को लेने के बाद, तब वो हमको एक अच्छा रिटर्न कैलकुलेट करने पर मिलता है, वहाँ पर हमको वो स्टॉक देता है। लेकिन जो दूसरी चीज़ आती है सामने, वो आती है कि क्या हमारे पास दूसरा कोई कारण होना चाहिए स्टॉक को लेने का? अगर हमारे पास 3 से 5 साल का मौका ना हो, क्या 1 साल 1.5 साल के लिए लेना चाहिए? तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है रिलायंस के स्टॉक पे कि अगर हम इसको 6 से 8 महीने के लिए भी यहाँ पर लेते हैं तो जिस तरीके की वैल्यू अनलॉकिंग इनकी चारों तरफ से दिखाई दे सकती है आने वाले समय में। देखिए, रिजल्ट बहुत अच्छे आने की उम्मीद नहीं है ओवरऑल बिजनेसेस से, लेकिन जियो जो इनका मतलब होता है ना कि अब एक कोर बिजनेस बनता हुआ जा रहा है, एक बड़ा बिजनेस बनता हुआ जा रहा है और जियो ही रिलायंस के स्टॉक को ऊपर लेकर जा सकता है। कम से कम प्रेजेंट सिचुएशन में। आगे की कहानी हम आपको नहीं बता सकते हैं, आगे इन द सेंस मैं अदर बिजनेसेस की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर अभी मैं रिसर्च का मुद्दा भी अपना नहीं रख रहा हूँ। लेकिन आप अगर एयरटेल के स्टॉक को देखोगे तो जब इन्होंने जियो फोन लॉन्च किया था, और जियो फोन से याद आया मैं आपको एक डेटा दिखाना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से पढ़िएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जियो की जो एग्रेसिव स्ट्रैटेजी है, जो नया जियो फोन इन्होंने लॉन्च किया है, केवल 2000 रुपये में 2 साल के लिए लोगों को ऑफर दे रहे हैं और इवन 1500 में 1 साल के लिए, ये बहुत बेहतरीन है और मैंने अपने आसपास भी लोगों को देखा है इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हुए। इसका मतलब क्या है कि आरपू में भले हमको एक डेंट देखने को मिले। आरपू इन द सेंस क्या है आपको पता ही होगा, मैं हमेशा आरपू की बात करता रहता हूँ और आरपू बहुत ज़रूरी है कंपनियों के लिए, कम से कम टेलीकॉम कंपनियों के लिए। लेकिन जियो अभी उस नंबर गेम पे नहीं गेम खेल रहा है। जियो अभी सब्सक्राइबर बेस पे गेम खेलना चाहता है। वो चाहता है कि एक बार सब्सक्राइबर 4G का दीवाना हो जाए, उसके बाद तो हम उसको लूट लेंगे ही। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाहता हूँ? अब जब जियो की बात चल रही है तो हमको एक चीज़ दिखाई दे रही है कि जो टैरिफ हाइक आएगा, हो सकता है उस कारण जियो को कुछ कस्टमर्स लूज़ करने पड़ जाएं, क्योंकि इनके पास बहुत ही बेसिक वाले प्लान नहीं है। लोग 2G में शिफ्ट कर जाएंगे, नेटवर्क नहीं चाहिए उनको, या फिर वो इंटरनेट नहीं चलाएंगे। एक बार के लिए हमको दोनों चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं कि हो सकता है पब्लिक दीवानी हो गई हो कि वो सर्विसेज लेना चाहती हो और फिर जो जियो है उनको उसके सर्विस देने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। VI जो कि वोडाफोन आइडिया है, BSNL वगैरह हैं, एयरटेल वगैरह हैं, ये सब बेसिक सर्विसेज भी देते हैं प्लस प्रीमियम सर्विसेज भी देते हैं। एक चीज़ अगर आपने देखी हो तो एयरटेल की अगर हम बात करें, जैसे कि पिछले दिनों आपको जो आइडिया के स्टॉक में मोमेंटम आया, तो उससे आप बहुत अट्रैक्ट मत हो जाइएगा। मैं कुछ आपको समझा रहा हूँ, उस पर आपको फोकस करना है। समझा क्या रहा हूँ, वो रियलिटी हम आपके लिए बदल सकता है। रियलिटी ये है कि हमारे पास अगर आप 100 रुपये पे कैलकुलेट करते हो, जैसे आरपू होती है ना, तो जो हाईएस्ट आरपू है वो है एयरटेल की, और इसी के बेस पे अगर हम 100 रुपये से नीचे जाएं परसेंटेज टर्म्स में, तो कम से कम 10% के आसपास नीचे है जियो की, और यहाँ से भी 10-15% नीचे है आइडिया की आरपू। अब इसको हम लगभग परसेंटेज टर्म्स में हमने कैलकुलेट किया है, तो आप सोच सकते हो कि इनके पास अभी बहुत बड़ा स्कोप है आरपू बढ़ाने का। जियो के पास भी स्कोप है आरपू बढ़ाने का, ऐसा नहीं है कि जियो बहुत बेहतरीन काम कर रहा है यहाँ पर। कुल मिलाकर बात यहाँ पर आप इतनी समझिएगा कि जियो जो है, अभी जो कोविड का डेंट हमको दिखाई दे रहा है कि सेकेंड वेव आ रही है कोविड की, हो सकता है वहाँ से भी आरपू का एडवांटेज लेकर जाए, क्योंकि डेटा कंजम्पशन बढ़ेगा। अब ये सारी चीज़ें मिक्स्ड हैं। मैं रिलायंस के स्टॉक से यहाँ तक अगर आया हूँ तो यहाँ से एक चीज़ लेकर जाइएगा कि एयरटेल के पास बहुत कम स्कोप बचा है आरपू बढ़ाने का, लेकिन वो लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है वो आगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन जियो के पास आरपू पे अभी उनका फोकस तो है नहीं, लेकिन उनके पास स्कोप बड़ा है आरपू बढ़ाने का, क्योंकि उनकी सर्विसेज भी प्रीमियम क्वालिटी की होती हैं
और इस कारण पब्लिक से उनको एक बड़ा सपोर्ट मिल सकता है। कुछ जो ब्रोकिंग हाउसेस हैं वो भी रिलायंस को लेकर बहुत ही पॉजिटिव हैं, कम से कम जियो को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। ओवरऑल बिजनेसेस को लेकर तो मैं भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ नहीं, लेकिन जियो को लेकर मैं पॉजिटिव हूँ। अब वापस आते हैं रिलायंस के चार्ट पर। यहाँ पर दो बातें हमारे लिए समझने लायक हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक कैसा है। लॉन्ग टर्म के लिए नो डाउट बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़ ये स्विंग ट्रेड के लिए 2000 पे कैसा है, ये भी आपके लिए परफेक्ट मैं चीज़ बता रहा हूँ कि आपके पास डाउन साइड रिस्क, अगर बाजार 5% 10% यहाँ से गिर भी जाती है तो रिलायंस में 200 से 250 रुपये का डाउन साइड रिस्क है। यानी कि रिलायंस पे यहाँ पर अगर बाजार 10% गिरती है तो रिलायंस पे भी वही उतना ही रिस्क है। मतलब रिलायंस का बीटा 1 हो जाएगा। बीटा आप सर्च कर लीजिएगा क्या होता है, मतलब रिलायंस बाजार के साथ ही गिरेगा। एक्जैक्टली अगर बाजार 5-10% गिरती है, मैक्स टू मैक्स रिलायंस भी उतना ही गिर सकता है। मतलब कि गिरावट में बहुत बड़ी गिरावट हमको नहीं दिखाई देती है। इवन बाजार 15 भी गिर जाए तो रिलायंस 10-12% ही हमको गिरावट दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ से कुछ बुरा होता है भारतीय बाजारों में तो। अब दूसरा एंगल सोचिए कि ऊपर स्काई इज़ द लिमिट। आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। चाहे वो जियो की बात हो, चाहे जो पिछली बार रिजल्ट अच्छा नहीं आया था, अगर वहाँ से हमको कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिल गई तो हमको लेना चाहिए। जी हाँ। और दूसरी चीज़, रिजल्ट सीजन भी चालू होने वाली है, अच्छी कंपनियों में नाम शुमार है। अब पहली चीज़ तो मैं आपको बता देता हूँ, रिजल्ट से पहले यहाँ पर मोमेंटम कभी कभी आ जाता है। कुछ कारणवश अगर नहीं आ पाता है तो रिजल्ट के बाद आता है, अगर मोमेंटम नहीं आया होता है तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर आपको खरीदारी एक बार के लिए रिकमेंड कर सकता हूँ। बाकी आपकी अपनी पर्सनल चॉइस, आपका अपना फाइनेंशियल एडवाइजर, उससे सलाह लीजिएगा। मैं आपको एक ये भी डिस्क्लेमर दे देता हूं कि यहाँ पर मेरी पर्सनल खरीदारी इस स्टॉक में हो सकती है, तो आप लोगों के लिए प्योर डिस्क्लेमर है, तो इसको आप बहुत ही सीरियसली लीजिएगा। मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर खरीदारी करवाऊँ, बस आपको एक रियलिटी से अवगत कराना चाहता हूँ कि कोविड में अगर किसी बिजनेस को कोई डेंट नहीं पड़ने वाला, इवन वो बिजनेस बूम पे भी जा सकता है, तो वो है टेलीकॉम बिजनेस। और टेलीकॉम बिजनेस पे रिलायंस को बहुत ज़्यादा भरोसा है। अभी आपने देखा होगा कि स्पेक्ट्रम में भी इन्होंने खूब दबाकर खरीदारी की है। मतलब आगे आने वाले समय में अपनी सर्विसेज को ये और तगड़े से करेंगे। और एयरटेल के नेटवर्क में एक इशू आता है कि जिन लोगों के पास अचानक मतलब ऐसा फ़ोन नहीं होता जो 4G ओनली नेटवर्क पे रहे, तो इनका जो नेटवर्क है कभी 3G पकड़ लेगा, कभी एज पकड़ लेगा, तो वो नेटवर्क कनेक्टिविटी की जो रिलायबिलिटी होती है ना, वहाँ पर इशू आता है। किसी को कोई ज़रूरी काम करना है, उसका नेटवर्क एज हो गया या फिर 3G हो गया, उसकी स्पीड एकदम स्लो हो जाती है। लेकिन जियो के साथ ऐसा केस नहीं है, तो इस कारण मैं जियो को पर्सनल लेवल पे पसंद भी करता हूं, इनके नेटवर्क को। जबकि मैं जहां पर रहता हूं वहां पर एयरटेल का नेटवर्क बहुत बेहतरीन है, क्योंकि जब वो चलता है तो फिर उसके सामने जियो भी फेल है, लेकिन वो हमेशा नहीं चलता है। दिक्कत उसकी ये है। मतलब आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहता हूँ। सबकी अपनी अच्छाई, सबकी अपनी बुराई है। आप लोग भी काफ़ी अच्छा जवाब देते हैं जब मैं पूछा था कम्युनिटी सेक्शन में कि आप लोगों के पास कौन सा नेटवर्क बढ़िया है। बाकी उस वक्त से अब तक काफ़ी चीज़ें बदली हुई हैं, तो एक बार और ये कम्युनिटी सेक्शन में ये सवाल आएगा तो आप उसका जवाब दीजिएगा। रिलायंस आप रिजल्ट से पहले खरीदारी यहाँ पर ज़रूर कर सकते हो, क्योंकि जो पिछला रिजल्ट आया था उस वक्त एक गिरावट आ गई थी रिजल्ट आने के बाद। इस डर से मतलब आपको भाग नहीं जाना है स्टॉक में से। खरीदारी उतनी ही करनी है जितनी आप एडजस्ट कर सको। टारगेट तो यहाँ पर बड़े बड़े हैं। आप ब्रोकर ढूंढ के बताइए जो उनको नेगेटिव टारगेट दे रहा है। मतलब बहुत सारे ऐसे ब्रोकर हैं जो बड़े बड़े टारगेट दे रहे हैं। आपको भी उसके लिए खरीदारी यहाँ पर इनिशिएट करनी चाहिए। आपकी अपनी मर्जी, फाइनेंशियल एडवाइजर वाली बात भूलिएगा मत। और हाँ, वीकेंड है तो जो भी एजुकेशनल वीडियोज़ हैं चैनल पे उसको ज़रूर देखिएगा। अपनी लर्निंग में इंप्रूवमेंट लाइए। 3 दिन की छुट्टी है, उसका उपयोग करिएगा अच्छे से। हम मिलेंगे फिर से। रिलायंस के स्टॉक पे अभी बहुत सारी बातें और भी करनी है, उसको हम अदर वीडियोज़ में कवर करेंगे। आपको यहाँ पर सिर्फ इतना मैंने आपको बात बताई कि आप कुछ ना कुछ रिसर्च इसके बारे में कीजिए। रिजल्ट से पहले इसका मोमेंटम चेक कीजिए, चार्ट पर जाकर इनका प्राइस को चेक कीजिए, ट्रैक कीजिए पिछली बार का रिजल्ट जो बुरा आया था उसमें क्या दिक्कतें थी, और उसके बाद अगले रिजल्ट से आपकी उम्मीदें क्या हैं। ब्रोकिंग हाउसेस काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, मैं भी पॉजिटिव हूँ। बस खरीदारी कब करनी है? क्या कल? नहीं, मंडे को नहीं। अगर डिप मिलती है बाजार के साथ, ग्लोबल मार्केट्स में अगर कोई डिप आती है तो वहाँ पर एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे। स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉप लॉसेस को मेंटेन करिएगा। अगर इन्वेस्टिंग कर रहे हो शॉर्ट टू मीडियम टर्म, जैसे कि 6 से 8-10 महीने, तो स्टॉप लॉस मत लीजिएगा, नीचे आए एवरेज कीजिएगा। हम मिलेंगे फिर से। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।